क्या होगा अगर कोई अचानक आपसे ये दावा करे कि अतीत का कोई भी ट्रॉमा, यानी कि कोई गहरा सदमा। हाँ, कोई भी गहरा सदमा असल में सच नहीं है और हमारी जिंदगी की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्तों को गलत तरीके से संभाल रहे हैं। ये सुनने में ही काफी अजीब लगता है ना। बिल्कुल। सोचने में ही यह विचार किसी बड़े झटके जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी सारी मान्यताओं को जड़ों से उखाड़ रहा हो। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ठीक इसी क्रांतिकारी और कुछ हद तक असहज कर देने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। हमारे पास अध्ययन के लिए मशहूर किताब द करेज टू बी डिसलाइक्ड के कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं। इसे इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने लिखा है। और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है जी, इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एडलरियन मनोविज्ञान या अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड के उन पारंपरिक विचारों को पूरी तरह से चुनौती देते हैं जिन्हें दुनिया दशकों से अंतिम सत्य मानती आ रही है। बिल्कुल। ये चर्चा खुशी, आज़ादी और हमारे आसपास के रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। फ्रॉइड और एडलर के विचारों में जो ये जबरदस्त टकराव है, वो असल में है क्या, और ये किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के जीवन को कैसे बदल सकता है। ये एक बहुत ही शानदार और प्रासंगिक शुरुआत है। अल्फ्रेड एडलर, जो सिगमंड फ्रॉइड की समकालीन थे और मनोविज्ञान के 3 बड़े स्तंभों में से एक माने जाते हैं, उनका मनोविज्ञान इस बुनियादी बात पर टिका है कि इंसान अपने अतीत से बंधा हुआ नहीं है। जबकि फ्रॉइड कुछ और ही मानते थे। हाँ, फ्रॉइड का मानना था कि अतीत की घटनाएं या ट्रॉमा हमारे आज को तय करते हैं। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कारणवाद या इटियोलॉजी कहते हैं। यानी जो हम आज हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, वो अतीत में हुई घटनाओं का सीधा परिणाम है। बिल्कुल सही। फ्रॉइड के नजरिए में इंसान एक मशीन की तरह है। अतीत में जो बटन दबाया गया, आज हम वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन एडलर इस बात को सिरे से नकारते हैं। तो एडलर का क्या कहना है? उनका सिद्धांत है उद्देश्यवाद, यानी टेलियोलॉजी। एडलर कहते हैं कि हम अतीत के कारणों से नहीं, बल्कि अपने वर्तमान के लक्ष्यों से संचालित होते हैं। इंसान का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि वो इसी पल क्या हासिल करना चाहता है। रुकिए, ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। अगर किसी के साथ बचपन में कोई बहुत बुरी घटना घटी है या किसी ने बहुत बुरा दुर्व्यवहार झेला है, तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि उसका असर आज के जीवन पर नहीं पड़ रहा? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या ये उस व्यक्ति की पीड़ा और उसके दर्द को नकारने जैसा नहीं लगता? ऐसा तो लग रहा है कि एडलर लोगों के ट्रॉमा को झूठा साबित कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एडलर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अतीत में बुरी घटनाएं नहीं घटी या उन घटनाओं से दर्द नहीं हुआ। दर्द तो असली है। हाँ, दर्द असली है। वो बस ये कह रहे हैं कि वे घटनाएं हमारे भविष्य को तय नहीं करती। हम अपने अनुभवों के अर्थ खुद तय करते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वो कमरे में बंद उस दोस्त वाला उदाहरण। जी। एक युवक के दोस्त का उदाहरण जो कई सालों से अपने कमरे में बंद है। वो बाहर जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, लेकिन बाहर जाने के नाम पर ही उसे भयंकर घबराहट होने लगती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। बिल्कुल। अब फ्रॉइड के नजरिए से देखें तो लोग कहेंगे कि बचपन में उसे कोई सदमा लगा होगा, जिसकी वजह से आज वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। यानी अतीत कारण है और आज की घबराहट उसका परिणाम। हाँ, और सामान्य तौर पर हम सभी यही मानेंगे। हम कहेंगे कि बेचारे के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए वो बाहर की दुनिया का सामना नहीं कर पा रहा है। लेकिन एडलर के अनुसार वो दोस्त इसलिए बाहर नहीं जा रहा क्योंकि उसे अतीत में कोई सदमा लगा था। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। उसका लक्ष्य ही कमरे में बंद रहना है। लक्ष्य? कमरे में बंद रहना कोई लक्ष्य कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, अगर वो अपने कमरे में बंद रहता है तो उसके माता पिता उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, उस पर खास ध्यान देते हैं, उसे एक बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो वो ध्यान खींचना चाहता है। हाँ, अगर वो बाहर जाएगा तो आम लोगों की भीड़ में खो जाएगा, एक साधारण इंसान बन जाएगा और कोई उस पर विशेष ध्यान नहीं देगा। इसलिए कमरे में बंद रहने और माता पिता का ध्यान खींचने के अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने घबराहट और डर की भावनाएं पैदा की हैं। मतलब ये नाटक नहीं है? नहीं, यह कोई बीमारी का नाटक नहीं है। उसकी घबराहट असली है, लेकिन वो घबराहट एक कारण नहीं, बल्कि एक टूल है, एक साधन है। तो उसने अपने डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला नजरिया है। इसी बात पर मुझे किताब का वो कॉफी और वेटर वाला किस्सा याद आ रहा है।
हाँ, वो गुस्से वाला उदाहरण। बिल्कुल। एक युवक कॉफी शॉप में बैठा अपनी कोई किताब पढ़ रहा था। तभी एक वेटर उसके पास से गुजरा और युवक के नए और महंगे कोट पर कॉफी गिरा दी। युवक को इतना तेज गुस्सा आया कि वो वेटर पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। आमतौर पर वो बहुत शांत इंसान था, लेकिन उस वक्त उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अब कोई भी यही कहेगा कि कॉफी गिरने की वजह से गुस्सा आया। इसमें लक्ष्य कहाँ से आ गया? गुस्सा तो एक स्वाभाविक भावना है जो बस आ जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि गुस्सा कोई ऐसी अनियंत्रित भावना नहीं है जो अचानक हावी हो जाए। एडलर के अनुसार उस युवक ने वेटर को डराने और अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से नाम के हथियार का इस्तेमाल किया। वो शांति से भी तो बात कर सकता था। बिल्कुल कर सकता था और वेटर माफी मांगकर कोट साफ कर देता। लेकिन शांति से बात करने में समय लगता है और उसमें सामने वाले को बराबर का दर्जा देना पड़ता है। युवक को अपनी शक्ति दिखानी थी, वेटर को झुकाना था, इसलिए उसने पलक झपकते ही गुस्सा पैदा कर लिया। अरे, मैंने ऐसा जिंदगी में भी ऐसा देखा है। कोई व्यक्ति फोन पर किसी कस्टमर केयर वाले पर या अपने जूनियर पर बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और तभी अचानक उसके बॉस का फोन आ जाता है और उसकी आवाज तुरंत बदल जाती है। हाँ, पलक झपकते ही उसकी आवाज एकदम मीठी हो जाती है। जी सर, बिल्कुल सर करने लगता है। और जैसे ही बॉस का फोन कटता है वो वापस अपने जूनियर पर चिल्लाना शुरू कर देता है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण पकड़ा। ये साबित करता है कि गुस्सा कोई ऐसा ज्वालामुखी नहीं है जो अपने आप फटता है। ये एक ऐसा टूल है जिसे इंसान अपनी जरूरत और सामने वाले की हैसियत के हिसाब से निकालता है और वापस रख देता है। ये तो वाकई नजरिया बदलने वाली बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम अपनी सुविधा और अपने छुपे हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन भावनाओं का निर्माण करते हैं। चलिए, अब इस चर्चा की अगली परत खोलते हैं जो और भी गहरी है। स्रोत सामग्री में एक सिद्धांत है कि दुनिया में अगर कोई इंसान बिल्कुल अकेला हो, मतलब पूरे ब्रह्मांड में उसके सिवा कोई और न हो, तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पर कैसे? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों कहा गया है? मुझे तो लगता है कि अगर कोई अकेला है तो उसे भूख लगेगी, ठंड लगेगी। क्या वो समस्याएं नहीं है? ये एक बहुत ही बारीक अंतर है। भूख, ठंड या प्राकृतिक आपदाएं अस्तित्व की चुनौतियां हैं, वो बायोलॉजिकल सच्चाइयां हैं। लेकिन जिन्हें हम मानसिक समस्याएं, तनाव या जीवन का असंतोष कहते हैं, वो सभी असल में पारस्परिक रिश्तों की समस्याएं हैं, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की। मतलब हमारी हर मानसिक परेशानी का जुड़ाव किसी दूसरे इंसान से है? बिल्कुल। अकेलेपन का एहसास तब नहीं होता जब इंसान अकेला होता है, बल्कि तब होता है जब वो समाज और लोगों के बीच रहकर भी खुद को उनसे कटा हुआ महसूस करता है। हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं दूसरों के संदर्भ में करते हैं। और यहीं पर हीन भावना यानी इंफीरियोरिटी फीलिंग की बात आती है। किताब में दार्शनिक अपनी खुद की लंबाई का बहुत ही शानदार उदाहरण देता है। दार्शनिक की लंबाई केवल 61 इंच यानी करीब 5 फुट 1 इंच थी। सालों तक वो इस बात से बहुत परेशान रहा कि अगर वो थोड़ा और लंबा होता तो जीवन कितना अच्छा होता, लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेते। लेकिन दार्शनिक की ये कम लंबाई कोई वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव कमी नहीं थी, ये एक व्यक्तिपरक धारणा थी, सब्जेक्टिव थी। सब्जेक्टिव कैसे? लंबाई तो जो है सो है। हाँ, पर जब दार्शनिक ने इसका गहराई से विश्लेषण किया और एक दोस्त ने उसे समझाया कि उसकी कम लंबाई असल में दूसरों को सहज महसूस कराती है, वे उससे डरते नहीं हैं, तो उसका नजरिया ही बदल गया। अच्छा, तो जो उसे कमजोरी लग रही थी वो रातों रात उसकी ताकत बन गई। बिल्कुल। हीन भावना केवल हमारी अपनी सोच और दूसरों से तुलना का नतीजा है। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड में कोई दूसरा इंसान होता ही नहीं जिससे वो अपनी लंबाई की तुलना कर सके, तो क्या वो कम लंबाई कोई समस्या होती? बिल्कुल नहीं। फिर तो तुलना का कोई पैमाना ही नहीं होता। सही कहा। हमारी सारी हीन भावनाएं दूसरों के साथ हमारे काल्पनिक मुकाबलों की उपज हैं। ये तो बहुत तार्किक बात है, लेकिन मुझे एक बात समझनी है। हीन भावना और हीन भावना कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है। थोड़ी बहुत हीन भावना होना पूरी तरह से सामान्य और स्वस्थ है। यह इंसान को आगे बढ़ने, मेहनत करने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक बच्चा बड़ों को देखकर हीन महसूस करता है, इसलिए वो चलना सीखता है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान इस भावना को एक बहाने की तरह इस्तेमाल करने लगता है, तब ये हीन भावना कॉम्प्लेक्स बन जाती है। जैसे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यहाँ इंसान अपनी कमी को आगे न बढ़ने की ढाल बना रहा है।
और इसका एक उल्टा रूप भी है जिसे श्रेष्ठता कॉम्प्लेक्स या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा गया है, जहाँ लोग बहुत डींगे मारते हैं या दिखावा करते हैं। हाँ, जो लोग बाहर से बहुत श्रेष्ठ दिखने का दिखावा करते हैं वे असल में अंदर से बहुत हीन और कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर वे दिखावा नहीं करेंगे तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसी में एक और पॉइंट था जो मुझे बहुत अजीब लगा, दुर्भाग्य का दिखावा करना। हाँ, ब्रैगिंग अबाउट मिसफॉर्चून। ये बहुत ही रोचक बिंदु है। कुछ लोग अपनी कमजोरी, अपनी बीमारियों और अपने दुर्भाग्य का इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने के लिए करते हैं। दुर्भाग्य का इस्तेमाल हावी होने के लिए? कोई अपनी कमजोरी से कैसे ताकतवर बन सकता है? एडलर कहते हैं कि हमारी मानव संस्कृति में एक छोटा बच्चा सबसे ताकतवर होता है। कैसे? क्योंकि वो अपनी कमजोरी के दम पर बड़ों पर राज करता है। वो रोता है और बड़े उसकी हर बात मानते हैं। इसी तरह कुछ वयस्क हमेशा पीड़ित बनकर सहानुभूति बटोरते हैं। वे कहेंगे, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ओहो, इस तरह की बातें करके वे असल में दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वे अपनी कमजोरी को एक विशेषाधिकार बना लेते हैं जिससे कोई भी उनकी आलोचना ना कर सके। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है। तो आखिर इन रिश्तों की उलझनों से बचा कैसे जाए, क्योंकि समाज में रहकर रिश्तों से भागना तो मुमकिन नहीं है। इसका जवाब एडलर कार्यों के विभाजन या सेपरेशन ऑफ टास्क के सिद्धांत में देते हैं। हर इंसान को किसी भी परिस्थिति में खुद से ये पूछना चाहिए, ये काम किसका है? और जो काम आपका नहीं है उसमें दखल नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भी। हमारी जिंदगी का 80% तनाव दूसरों के कामों में दखल देने या दूसरों को अपने कामों में दखल देने से आता है। इसे समझने के लिए किताब में बच्चे की पढ़ाई का जो उदाहरण दिया गया है वो एकदम सटीक बैठता है। लगभग हर घर में माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, डांटते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका सबसे बड़ा फर्ज है। असल में पढ़ाई करना बच्चे का काम है, माता पिता का नहीं। पर माता पिता को तो चिंता होती है ना। चिंता होती है, पर जब वे बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं तो वे असल में बच्चे के काम में दखल दे रहे होते हैं। ये पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि काम किसका है। बस ये सोचिए कि उस काम के करने या ना करने का अंतिम परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो भविष्य में संघर्ष तो बच्चे को ही करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरी तरह से बच्चे का काम है। माता पिता का काम सिर्फ इतना है कि वे बच्चे को सहयोग दें, एक अच्छा माहौल बनाएं, लेकिन वे बच्चे के लिए पढ़ नहीं सकते। इसे सुनकर सिकंदर महान और उस गॉर्डियन नॉट की कहानी याद आती है। हाँ, वो बहुत ही जटिल और उलझी हुई गांठ जिसे खोलना नामुमकिन माना जाता था। और सिकंदर ने उसे सुलझाने की कोशिश करने के बजाय अपनी तलवार निकाली और गांठ को एक झटके में काट दिया। हमारे रिश्तों की उलझनों को भी इसी तरह कार्यों के विभाजन की तलवार से काटना पड़ता है। हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं ताकि लोग हमसे नफरत ना करें। हम सभी को खुश करने में लगे रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। सच्ची आजादी का मतलब ये नहीं है कि सब आपको पसंद करें। सच्ची आजादी का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस रखना। दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने का साहस, ये सच में गहरी बात है। अगर कोई आपके फैसले से नाखुश है तो ये उनका काम है, आपका नहीं। तो इन सब का मतलब क्या है? हम कार्यों का विभाजन कर लें, नापसंद किए जाने का साहस जुटाएं, लेकिन इसके बाद क्या? क्या हम दुनिया से कटकर स्वार्थी नहीं बन जाएंगे? नहीं, एडलेरियन मनोविज्ञान में रिश्तों का अंतिम लक्ष्य है समुदाय की भावना या कम्युनिटी फीलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है खुद से ध्यान हटाकर दूसरों की परवाह करना, ये महसूस करना कि हम एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। कार्यों का विभाजन हमें स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करने के काबिल बनाता है। यहाँ एक और बात सामने आती है। एडलर कहते हैं कि किसी की तारीफ करना या उसे डांटना दोनों ही गलत है। डांटना तो समझ आता है, लेकिन तारीफ करना कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि तारीफ करना हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे ऊर्ध्वाधर रिश्ते या वर्टिकल रिलेशनशिप्स कहते हैं। जैसे कोई समझदार व्यक्ति किसी कम समझदार का मूल्यांकन कर रहा हो। बिल्कुल। क्या आप अपने जीवन साथी को घर का कोई काम करने पर कहते हैं कि शाबाश, गुड जॉब? नहीं। अगर मैं अपने पति से कहूंगी शाबाश, गुड बॉय, तो ये बहुत ही अजीब और अपमानजनक लगेगा। क्योंकि आप उन्हें अपने बराबर मानते हैं। इसलिए तारीफ के बजाय हमें एक क्षैतिज रिश्ते या हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बनाने चाहिए।
हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर विचार है। और जब हम योगदान की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना होगा, तभी उनका कोई मूल्य है। प्रोडक्टिविटी के नजरिए से। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री में उस युवा के दादाजी और बीमार माँ का उदाहरण दिया गया है, जो बिस्तर पर पड़े हैं और कोई काम नहीं कर सकते। यही हम गलती करते हैं। एडलर कहते हैं कि हमें इंसानों को उनके कार्यों के स्तर या लेवल ऑफ एक्ट्स पर नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के स्तर या लेवल ऑफ बीइंग पर स्वीकार करना चाहिए। यानी उनका सिर्फ होना ही काफी है। बिल्कुल। एक बीमार माँ भले ही कोई काम ना कर सके, लेकिन उसका जीवित रहना ही उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान है। किसी इंसान की कीमत इस बात से नहीं होती कि वो क्या कर रहा है, बल्कि उसका अस्तित्व में रहना ही मूल्यवान है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये साफ है कि ये जानकारी सूचना के भारी बोझ तले दबे किसी भी जिज्ञासु व्यक्ति के लिए कितनी राहत भरी हो सकती है। हमें अपने अतीत के ट्रॉमा का कैदी बनने की जरूरत नहीं है और ना ही हर किसी को खुश रखने का ठेका लेने की जरूरत है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि आज के इस भागदौड़ भरे और दूसरों से वैलिडेशन मांगने वाले समाज में एक जीवन रक्षक टूल है। नापसंद किए जाने का साहस रखना असल में खुद को मानसिक रूप से आजाद करना है। बिल्कुल। अब जब हम इस चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं तो एक ऐसा सवाल दिमाग में आता है जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर हमारा मूल्य सिर्फ हमारे अस्तित्व यानी बीइंग में है और हमारे द्वारा किए गए कार्यों यानी डूइंग में नहीं, तो उन दिनों के बारे में हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा जब हम खुद को बहुत आलसी या नाकाम मानते हैं? बहुत गहरा सवाल है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उस दिन कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के इस प्रोडक्टिविटी के दीवाने समाज में कभी-कभी कुछ न करना और सिर्फ अपने होने का जश्न मनाना ही सबसे बड़ी हिम्मत का काम हो? इस पे जरूर सोचिएगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए।